दो हम यहाँ पर परिनालिका के बारे में लिखे हैं, ठीक है। लिखे हैं कि किसी बेलन की सतह पर लंबे सुचालक तार को सर्पिल की आकृति में लपेटने पर जो संरचना प्राप्त होती है उसे परिनालिका कहते हैं। ये आपका हम लैंग्वेज बोर्ड पर हम लिख दिए थे, आगे समझाने में हमको आसानी हो तो आप पहले करके इसको लिख दिए, थोड़ा समय में बचे, ठीक है। परिनालिका के बारे में आप लोग 10वीं क्लास में भी पढ़े हो, ठीक है। जैसे मान लो कि एक हम बेलनाकार सतह ले लेते हैं, ठीक है। ये बेलनाकार सतह लेंगे, इस बेलनाकार सतह पर हमको क्या करना है, जनरली तांबा का तार का ही उपयोग होता है, ठीक है। जनरली किसका उपयोग करते हैं, तांबा का। और इस प्रकार से मान लो इसको हम लपेट देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो संरचना प्राप्त होता है, मान लो कि इससे करंट जा रहा है, इससे करंट निकल रहा है, तो इस प्रकार का जो संरचना प्राप्त होगा ये तार में लगेगा, मतलब ये बेलन निकल जाएगा, बेलन वहां पर नहीं रहेगा। इसको जब हम बेलन को निकालेंगे तो आपका सिर्फ ये प्राप्त होगा, जैसे निकालोगे तो सिर्फ आपका ये गोल वाला भाग प्राप्त होगा कि नहीं। मतलब स्प्रिंग देख रहे हो, जस्ट टाइप स्प्रिंग है ऐसे में। तो इस प्रकार का जो संरचना होता है इसी को हम बोलते हैं परिनालिका। क्या बोलते हैं, परिनालिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलते हैं ऐसे में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझने लायक क्या है, समझना पहले। एक मिनट, इसमें करंट की दो डायरेक्शन सेम हो गया, इस तरफ आएगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक बेलन लिए, एक बेलनाकार सतह लेना है। जैसे मान लो कि एक मार्कर अगर हम लेते तो ये बेलनाकार है। अब इस बेलन पर हमको तार को क्या करना है, निकट निकट करके लपेटना है, नहीं कि बहुत दूर दूर करके लपेटना है, निकट निकट करके इसको क्या करना है, लपेट देना है। और लपेटने के बाद एक संरचना बनेगा। तो वो लपेटने के बाद जो यहाँ पर पहला जो संरचना बनेगा वो भी क्या रहेगा, गोलाकार ही रहेगा कि नहीं। तो इसका जो त्रिज्या आएगा, तो ये गोलाकार कितना रहेगा, जितना बेलन का ही रहेगा। इसका त्रिज्या कहो चाहे व्यास कहो, जैसे ये मान लो कि व्यास है, ये क्या है, व्यास। ये व्यास की तुलना में इसका लंबाई बहुत ज्यादा होना चाहिए। इस व्यास की तुलना में इसका लंबाई क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, तब जाके ये परिनालिका का निर्माण होता है। ये नहीं कि जितना बड़ा व्यास है उतने बड़ा ये बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों फेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ऐसे में। तो वही यहाँ पर हम लिखे हैं, बेलन की लंबाई मतलब परिनालिका की लंबाई। बेलन की लंबाई मतलब किसका हुआ, परिनालिका की लंबाई। उसके वृत्तीय काट कहने के मतलब ये जो तुम्हारा वृत्ताकार जो भाग बनेगा इसका कुछ त्रिज्या होगा चाहे कुछ क्या होगा, व्यास होगा, इसी को बोलते हैं वृत्तीय काट। ऐसे में लिखे इसके वृत्तीय काट की त्रिज्या मतलब काट के त्रिज्या या फिर व्यास की तुलना में बहुत बड़ा होता है। मतलब परिनालिका का जो लंबाई होगा इसके व्यास चाहे त्रिज्या की तुलना में क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। फिर लिखे कि प्रत्येक फेरा अपने निकट वाले फेरा के काफी सटा होता है। मतलब ये जो तुम्हारा फेरा इसे हम लगा रहे हैं, ये फेरा क्या होगा, अपने निकट वाले फेरा क्या होगा, बहुत क्लोज होता है, निकट निकट होता है ऐसे में। अब देखो, जब निकट निकट रहेगा तो सटेगा, और सटेगा तो करंट तो टकरा जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि तार पर एक एनेमल की परत चढ़ा होता है। जैसे मोटर ये सब का वायरिंग वाला तार तुम लोग देखा होगा, उसमें एक कवर लगा रहता है, एक पतला पेंट की जैसा रहता है कि नहीं। तो वही होता है एनेमल। क्या होता है, एनेमल की परत होता है, जो क्या होता है, विद्युत का कुचालक है। मतलब ये एनिमल की परत जब चढ़ा देंगे तो तार एक दूसरे के संपर्क में भी आएगा तो टकराएगा नहीं ऐसे में। तो चढ़ी होती है ताकि वे एक दूसरे से क्या रहे, विद्युत रोधित रहे, मतलब एक दूसरे से विद्युत ट्रांसफर नहीं हो जाए ऐसे में। तो ये इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखे हैं, इसके दो क्रमवर्ती फेरों में धारा की दिशा समान रहता है। दो क्रमवर्ती फेरा का मतलब क्रम अनुसार लगातार। जैसे देखो, मान लो कि ये धारा ऐसे गया, ये ऊपर तरफ गया कि नहीं, फिर यहाँ नीचे आ रहा है, और यही धारा यहाँ से लौट करके ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। फिर ये ऐसे देखेंगे तो ये इसमें आया नीचे की तरफ, और ये ऐसे घूम करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो कर्मवर्ती के मतलब ये देखो, ये अंदर की तरफ है। अगर यहाँ पर अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ से अगर लपेट रहे हैं तो एक फेरा तुम्हारा अंदर की तरफ, ये अंदर वाला है, और ये ऊपर ला, तो दोनों धारा सेम रहेगा कि नहीं। अगर ऊपर की तरफ अगर हम लपटेंगे, ठीक है, जैसे मान लो ये कपड़ा ही ले लेते हैं और एक कपड़ा को लपेट करके तुम लोग को दिखाते हैं। जैसे मान लो इसको हम ले लिए और इस प्रकार से लेपटेंगे तो बताओ, ये ऊपर में जो आ रहा है कि नहीं, इसी प्रकार से ये भी ऊपर में आएगा। तो बताओ, ये कर्मवर्ती में क्या है, धारा का मान सेम हुआ कि नहीं।
ये इधर आ रहा है तो ये इधर आएगा, क्योंकि ये इस तरफ आकर के ये घूम करके फिर तो इसी साइड में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दो ये ला ऊपर का रहेगा, तो ये जो दिखा हुआ है जो नीचे की तरफ जाए वो नीचे की तरफ है, क्या है, अंदर की तरफ है, वो ऊपर ला है और वो अंदर वाला है। तो उसी प्रकार से लगातार होते जाता है, ठीक है। मतलब ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, ऊपर ये नीचे, ये ऊपर नीचे, इस प्रकार से मतलब आपका लगातार करंट का प्रवाह होते रहेगा। तो ये कन्वर्ती धारा क्या है कि दोनों का दिशा सेम होने के कारण इसमें जो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके बारे में भी हम डिटेल समझाएंगे कि कैसे शून्य होता है, एक दूसरा फिगर बनाकर समझाएंगे, ठीक है। इसमें हो सकता है क्लियर नहीं हो। तो देखिए, जिसके कारण उसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र एक दूसरे को निष्फल कर देता है, अर्थात दो कर्मवर्ती फेरों के बीच चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, शून्य। मतलब जो दो कर्मवर्ती फेरा होता है, मतलब फेरा के बीच में चुंबकीय क्षेत्र कुछ भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से जो फेरा लगा है, इस फेरा के बीच में कोई चुंबकीय क्षेत्र है तो कुछ नहीं है, उसके अंदर में रहता है, ऐसे में। अब तो ये इतना हम लैंग्वेज लिखें, ठीक है। अब इसमें अभी और भी हमको लिखना है, तो इतना सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं। यहां तक में पूछना है आप लोग को, परिनालिका के बारे में अभी लिखा है, अभी कोई समझने लायक है नहीं, खाली इसके बारे में लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी हम डिटेल समझाएंगे, अभी तो इसमें बहुत सारा व्यंजन प्राप्त करना है। तो चलो स्क्रीनशॉट हो गया, तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसको इंट्रोडक्शन पहले हम थोड़ा लिख देते हैं ऐसे में। उसके बाद देखो यहाँ पे मतलब ऊपर के चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया, शून्य हो गया। तो परिनालिका के जो भीतर में आएगा, मतलब जैसे कहने मतलब इस पे अगर हम लपेट रहे हैं, ठीक है, तो लपेटने के बाद ये खोखला नहीं है जी, ये खोखला, तो इसका अंदर में तो जगह बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो मेन इसमें चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर में होता है। मतलब यहाँ पर लिखेंगे परिनालिका, यहाँ के बाद लिख रहे, ठीक है, परिनालिका के भीतर में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनालिका के भीतर में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो बेलन के अक्ष के समांतर होता है, अक्ष के समांतर होता है, ठीक है। परिनालिका के जो भीतर में होगा उसमें क्या है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब जो भी उत्पन्न होता है इसके अंदर में होता है, इसके बाहर में चुंबकीय क्षेत्र हो, इसके फेरा के बीच में तो शून्य कर दी, इसके बाहर में भी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, शून्य होगा। जो हम एक अलग फिगर बनाएंगे और अलग फिगर बना करके बताएंगे कैसे बाहर में भी शून्य होता है, उसके सतह पर भी शून्य होगा, और इसके अंदर में क्या होगा, प्रबल होगा। इसके बारे में हम एक दूसरा फिगर बना के समझाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा लैंग्वेज लिख रहे हैं, इसको पहले लिख लो, और लिख लो परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य होता है, लगभग शून्य होता है। ऐसे में परिनालिका के बाहर में जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो लगभग क्या होगा, शून्य होता है। और देखो यहां पर क्या है, इसमें जितना
मेरा इस प्रकार से बन रहा है, ये क्या बनाएगा, एक वृत्तीय लूप बनाता है। क्या बनाता है, वृत्तीय, मतलब वृत्ताकार होता है। ऐसे में तो यहां पर लिख सकते हो परिनालिका का प्रत्येक फेरा परिनालिका का प्रत्येक फेरा एक वृत्तीय रूप बनाता है, एक वृत्तीय लूप बनाता है, जिसके कारण इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योगफल के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। दो अभी हम जो लिखाए हैं परिनालिका क्या होता है, इसके अंदर में कहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके बारे में अभी हम लिखाए, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा और अभी हमको लिखाना है। अब इसको हमको समझाना है कि इसके अंदर में कैसे प्रबल हो गया, इसके सतह पर कैसे शून्य हो गया, इसके बाहर कैसे लगभग 0 के बराबर होता है। ऐसे में तो अभी जो हम लिखे, क्या लिखे, परिनालिका के भीतर में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसे में जो बेलन के अक्ष के समांतर होता है, इसके जो अंदर में है बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसका एक हम फिगर बना रहे हैं। दो इसका जो अक्ष है, जैसे मान लो ये तो परिनालिका हो गया, एक अलग फिगर बना के दिखाएंगे, ठीक है। 2-3 फिगर इसमें हम बना के तुम लोग को समझाएंगे अभी। फिर लिखे क्या, जो बेलन के अक्ष के समांतर होता है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है, 0 के बराबर होता है। फिर लिखे परिनालिका का प्रत्येक फेरा एक क्या बनाता है, वृत्तीय लूप। ये क्या बनाता है, एक वृत्तीय लूप बनाता है, ठीक है। और इसके लूप बनाता है, जिसके कारण इसमें अंदर में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो एक फेरा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो प्रत्येक फेरा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं। तो प्रत्येक फेरा का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, सबको हम क्या करेंगे, तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो सभी के योग करेंगे, क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो सभी को जोड़ने के बाद जितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इसका सभी का एक चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा परिनालिका का कारण। तो एक पहले हम निकालेंगे एक फेरा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और सबको फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको कहलाएगा प्रबल चुंबकीय। हाँ रहेगा नहीं। ऐसे में तो इसमें क्या है कि फेरों की संख्या का आपको क्वांटिक रहेगा, पता रहता है कितना फेरा लिया गया है, कितना फेरा लिया गया है, सब इसके पास आपको बस क्वांटिक रहेगा, ठीक है। तो प्रत्येक फेरा का अलग निकालेंगे, उसके बाद हमको सबको क्या करना है, जोड़ना है, तब जाकर के आपका ये चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। तो इतना पहले आप स्क्रीनशॉट करो, अभी हमको इसमें बहुत ज्यादा समझाना है। हो गया जी। दो अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं, सबसे पहले मान लो ये बेलनाकार है, ठीक है। इसको हम बीच से अगर काट देते हैं, बीच से क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे, तो बताओ ये जो बचेगा सिर्फ आगे वाला बचेगा, पिछला तो हट जाएगा, हटेगा कि नहीं। तो हम एक सतह को आपको बना करके समझाएंगे कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। इसका हम एक सतह को बनाएंगे और परिनालिका में देखेंगे किस प्रकार से लूप बनता है और किस ऐसे में। तो हम इसका कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कटिंग करने के बाद देखते हैं कैसा बन रहा है क्या, कि इसके बीच में ऐसे काट देंगे, तो काटेंगे तो एक भाग वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मान लो कि हम कटिंग किए, तो कटिंग करने के बाद ये आपका सतह प्राप्त हो रहा है। थोड़ा इसको हम दिखाने के लिए एक फिगर बना रहे हैं, समझना।
ये भी गोलाकार ही कटेगा, कटेगा तो गोलाकार ही ना है, जैसे ऐसे रहेगा तो थोड़ा सा कर्व जैसा कटेगा, कटेगा कि नहीं। मान लो इस प्रकार से कट गया, ठीक है। और एक फिगर हम और बना रहे हैं तुम लोग को, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा परिनालिका है, इतना लंबा ले लिए, काफी है। दो इसमें चुंबकीय क्षेत्र, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा समझना पहले, जैसे ये तुम्हारा अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे मान लो है तुम्हारा, ये ऐसे तार को ऐसे लपटे हैं वैसे आया है, ऐसे में इस प्रकार से लिपटा रहा है, ऐसे में ऐसे लपेटते गए हैं और लपेटने के बाद ये क्या बना है, परिनालिका बना है। तो बताओ इसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर हम अंदर की तरफ, तुम लोग को बताए थे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बताए थे, इसमें क्या है कि अगर हम इस प्रकार से लपेट रहे हैं तो अगर फेरा की दिशा में अगर हम तार को रख दें, फेरा की दिशा में अगर हम उंगली को रखें तो अंगूठा की दिशा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम जो तुम्हारा जो जैसे यहाँ पर चारों तरफ ये फेरा घूम रहा है इस प्रकार से, ठीक है, ये फेरा इस प्रकार से घूम रहा है, तो उंगली को ऐसे सेट करेंगे कि नहीं, तो उंगली का अगर ऐसे सेट किया तो अंगूठा किसको दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगर हम इसको एक दो, चूंकि ये फेरा पर ही ना करंट प्रवाहित होगा। अब इसके पहले जो हम पढ़े थे कि कहते हैं कि करंट की दिशा में अंगूठा को रखेंगे, जब सीधा था तब, सीधा जब था तार तो हम कहते हैं कि करंट की दिशा में किसको रखना है, अंगूठा को। जब सीधा तार रहेगा तब तो इसके दिशा में रहते तो चुंबकीय क्षेत्र उंगली बताता था, जो उंगली होता है वो क्या किसको बताता था, चुंबकीय क्षेत्र को। लेकिन अब जो तुम्हारी जो तार है वही गोल गोल घूम गया है, जब तार गोल गोल घूम गया तो उंगली को रखेंगे किसके दिशा में, तार की दिशा में। ऐसे में जो उंगली जो आएगा तुम्हारी तार की दिशा में हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन बताएगा, अंगूठा। कौन बताएगा, मतलब करंट की दिशा में अगर उंगली चला गया तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र, अगर अंगूठा रहेगा करंट की दिशा में तो उंगली बताएगा चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे में तब बताओ यहाँ पर वो ये अंदर से अगर लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, इस तरफ होगा, हुआ कि नहीं, तो इस तरफ से होगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या आएगा कि आपका देखो ये मान लो इसका अक्ष हम ले लेते हैं, हो रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारे तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगा। कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है कि इस प्रकार से आ करके मान लो ऐसे हुआ, यहाँ पर से ये घूम जाएगा, ये पैरेलल रहेगा अंदर में। तो यहाँ समझना पहले, इसमें क्या है कि इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और इस प्रकार से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब क्षेत्र रेखाएं का एक गुण है कि एक लूप बनाएगा, ये क्या करेगा, लूप बनाएगा, मतलब यहां से गया फिर ऐसे घूम करके फिर इसमें आएगा, ऐसे में फिर ऐसे करके घूम करके आएगा। दो हम आवेश में जाओ, आवेश में हम प्लस वाला चार्ज लिए थे, जब प्लस आवेश था और एक माइनस आवेश था, तो इसमें क्षेत्र रेखाएं प्लस से ऐसे निकल रहा था, अब माइनस से फिर यहाँ पर आता है, मतलब प्लस से निकलता है और माइनस से इस पे पहुंचता है, इस प्रकार से जाता है कि नहीं, जाता है जी, प्लस वाला से प्लस वाला से निकलेगा और ये अंदर की तरफ आते जाता है, आता है कि नहीं। तो यहां पर भी वैसे होता है, देखो यहां पर क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र बना है, तो यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल से हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएगा, ठीक है, और साउथ पोल मतलब बाहर की तरफ देखोगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, लेकिन अंदर में क्या होता है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये भी एक लूप बनाता है, ऐसे के ऐसे मुड़ता है और ये घूमते रहता है, मतलब अंदर की तरफ। जैसे ये तुम्हारा तार है तो तार के अंदर की तरफ क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, लेकिन बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। तो ये दो तार अगर है, ये तार मान लो अगर है तो अंदर में क्या होगा, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो एक होता है पोजीशन होता है कि कैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल यहाँ पर भी बनता है, ठीक है। दो यहाँ समझाते हैं, इस तरफ आपका होता है साउथ, क्या होता है, और इस तरफ होता है नॉर्थ। अब कैसे नॉर्थ है इसको भी हमको समझना पड़ेगा कि साउथ कैसे हम कर दे, इसको नॉर्थ कैसे कर दे, इसको मान लो साउथ मान रहे हैं, इसको नॉर्थ मान रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि इसको साउथ नॉर्थ मान लिए। तो दो इसमें हम क्या करेंगे इसको समझने के लिए, ये भी तो तुम्हारा देखो अंदर की, चूंकि परिनालिका के अंदर में है तो अंदर की तरफ कहां जाएगा, साउथ से नॉर्थ, और ये देखो तुम्हारा परिनालिका के बाहर है तो बाहर में क्या है कि बाहर में ये तुम्हारा क्या होगा, नॉर्थ से साउथ होगा। तो यहां पर भी उसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा परिनालिका है और ये तुम्हारा अंदर अंदर जा रहा है तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, लेकिन जैसे ही ये बाहर आएगा तो ये गोल गोल इसमें घूमेगा। तो बताओ ये नॉर्थ से साउथ की तरफ गया कि नहीं, बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ जाएगा, लेकिन अंदर की तरफ क्या होगा, साउथ से। ऐसे में
बाहर में जो है वो नॉर्थ से साउथ होगा। तो अब पहले ये समझ लो कि इसको हम नॉर्थ कैसे करें, इसको साउथ कैसे करें। इसको अगर समझना है तो देखो हम दो फिगर और बता रहे हैं, ये समझना पहले। दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा अगर विद्युत का दिशा, मतलब करंट का दिशा अगर एंटी क्लॉकवाइज रहे, घड़ी के विपरीत दिशा में, तब ये होता है नॉर्थ। क्या होता है? नॉर्थ। ऐसे में मतलब ये आपको याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तब इसमें होगा नॉर्थ पोल। क्या होगा? नॉर्थ पोल। अगर मान लो तुम्हारा क्लॉकवाइज हो जाता है, जैसे घड़ी की दिशा में घूम रहा है कि नहीं, तभी हो गया क्लॉकवाइज। क्या हो गया? क्लॉकवाइज अगर रहेगा डायरेक्शन में, तो इस केस में होता है साउथ पोल। क्या होता है? साउथ पोल। अब हमको पहचानना कि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे है और यहाँ साउथ, मतलब नहीं, यहाँ पर क्लॉकवाइज है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज कैसे है। तो इसके समझने के लिए अगर कुछ कल्पना करना पड़ेगा तुम लोग को। जैसे मान लो हम ये देखो वहां लेते हैं, ऐसे कोई चूड़ी रहता तो अच्छा समझा देते, तो है तो नहीं मेरे पास। एक काम करते हैं, कॉपी लेते हैं, कॉपी से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो ये बेलनाकार है कि नहीं। अब समझना पहले, ये बेलनाकार हम सतह लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि मान लो कि इस तरफ करंट घूम रहा है, करंट का दिशा क्या है? इस तरफ है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो बताओ ये क्या होगा? साउथ हुआ कि नहीं। अब इसी को, ये तो ऐसे तार करंट जा रहा है, करंट अगर एक बार जा रहा है तो इधर से देखने पर करंट क्या इधर से हो जाएगा? इधर होगा। अब आपको क्या करना है कि इसको अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं तो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे में अब इसी चीज को तुम देखो इस साइड से, इस साइड से तुम देखोगे तो लगेगा कि नहीं ये इधर जा रहा है, तो घड़ी तो ऐसे घूमता है। उल्टा तुमको खुद लगेगा, ये लगेगा कि घड़ी के विपरीत दिशा में हो गया है। ऐसे में इसका प्रयोग तुम खुद कर सकते हो, करके इसको देख लेना, कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा। अभी लग रहा है कैसे उल्टा होगा, लेकिन तुम करके अगर तुम देखोगे प्रयोग तो तुमको समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि अभी क्लॉकवाइज इस तरफ से देख रहे तो ठीक है, घड़ी की दिशा में इधर हम मुड़ल हैं ऐसे में, लेकिन ये तो अभी ऐसे घूम रहा है। लेकिन अब इसको हम इधर कर लेते, बताओ ये हमको नहीं लगेगा घड़ी के विपरीत घूम रहा है? घड़ी तो ऐसे घूमता है इधर से, इधर सामने खड़ा हुआ तो घड़ी ऐसे नहीं घूमना चाहिए जी, लेकिन हम तो घुमा रहे थे ऐसे। तो इस तरफ से क्या होगा कि ये विपरीत दिशा हो जाएगा, और इस तरफ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दो, यहाँ पर भी ऐसी होता है, ठीक है। यहाँ पर ये घड़ी की दिशा में घूमेगा, लेकिन इसी चीज को अगर आप इस तरफ से अगर देखोगे तो लगेगा कि एंटी क्लॉक हो गया। क्या हो गया? एंटी क्लॉक हो गया। और जब एंटी क्लॉक हो जाएगा तो इस तरफ हो जाएगा साउथ, इस तरफ हो जाएगा नॉर्थ। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसको हम साउथ और नॉर्थ बोलते हैं। इसका दिशा क्या होगा? इस तरफ होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपका हो गया, हम डायरेक्शन निकालें कि बी का डायरेक्शन क्या होगा। इसके अंदर में जो बी उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, इस बी का डायरेक्शन क्या है इसके बारे में समझाएं, ठीक है। अब देखो हम समझेंगे कि एक तरफ वाला फेरा कैसे, उसमें एक ही दिशा में धारा होता है ऐसे में। तो देखो यहां पर धारा क्या है समझना पहले, ये भी हम यहां पर एक क्रॉस सबका साइन देंगे, ऐसे बहुत सारे हम साइन देके समझाएंगे, ठीक है। फिगर उस प्रकार से अब बनाएंगे नहीं, खाली समझाने के उद्देश्य से बनाएंगे। दोनों तरफ बराबर है ना। दो यहां समझना पहले, यहां पर क्या है, करंट जो हम लिए हैं ये अंदर से जा रहा है ऊपर, अंदर से क्या आ रहा है? जब करंट अंदर से ऊपर आ रहा है तो हम कहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में किसको दिखाते हैं? बिंदु देते हैं खाली। मतलब डायरेक्शन अगर चुंबकीय क्षेत्र ही अगर मान लो, अगर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तो हम बिंदु दिखाते थे कि नहीं। तो यहाँ करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड के लिए हमेशा डॉट का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो यहाँ पर सब जगह हम देंगे डॉट का उपयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ये डॉट का प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि करंट जो है अंदर से ऊपर की तरफ आ रहा है। करंट कहां से आ रहा है? अंदर से ऊपर की तरफ। अब बताओ ये अंदर से ऊपर की तरफ गया और फिर यहां से घूम के आएगा तो ऊपर से अंदर जाएगा। फेरा जब करेगा तो अंदर से क्या जाएगा? अब ऊपर से नीचे जा रहा है कि नहीं, तो ऊपर से नीचे जाएगा, इसमें क्रॉस देना पड़ेगा। ऊपर से नीचे अगर आएगा तो क्या देंगे? क्रॉस नहीं देंगे जी। मतलब अंदर की तरफ जाएगा तो क्या देंगे? तो फिर तो उल्टा एक और करना पड़ जाएगा, एक और करना पड़ जाएगा।
दो यहाँ समझो पहले, मतलब ये अंदर से ऊपर जा रहा है कि नहीं, ये ऊपर जाने का दो, ये अंदर से ऊपर की तरफ आया इसलिए डॉट दिए ऊपर ला में, और नीचे ला में क्या है कि जो ये ऊपर आया ये है ना, इसे घूम करके नीचे जाएगा, और ये नीचे जाएगा इसमें क्या दे रहे हैं, क्रॉस दे रहे हैं। अब देखो इसमें फेरों की संख्या हमको देखना है, हम अभी ऐसा फिगर बनाएंगे नहीं, ठीक है। अब समझना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सब में क्या है कि अंदर से ऊपर की तरफ आया, सब में क्या आया, अंदर से ऊपर की तरफ आया, तो हम तुमको यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाकर दिखाते हैं, ठीक है, किस प्रकार से बनता है। ये ना फिगर मिटा दे, इस फिगर को हम मिटाते हैं, ठीक है, ठीक है। एक फिगर और बनाते हैं और तुम लोगों को समझाने के लिए, नहीं समझोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कैसे निसफल हो रहा है, नहीं हो रहा है। दो हम क्या करते हैं कि इसको डॉट एक लेते हैं, हम बड़ा बिंदु बना रहे हैं, ठीक है, और एक यहां पर ले लेते हैं क्रॉस वाला ले लेते हैं, फिर यहां पर ले रहे हैं थोड़ा सा दूर दूर करने के लिए इसको हम अलग बना रहे हैं। चलो इतना काफी है। अब देखो यहां पर क्या है कि ये करंट तुमको भले ही लग रहा है कि हम ऐसे भेज दिए हैं ऊपर से, ऐसे चूंकि 3D डायरेक्शन हम नहीं बना पा रहे हैं ना, ये अंदर से आ रहा है, कहां से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, और ये आ करके क्या है कि इसमें अंदर से आएगा और ये इसमें मिलेगा, ठीक है, और फिर यहां पर से ये ऐसे निकलेगा, यहां से निकलते हुए ये ऐसे आएगा और इसमें जाएगा, जाएगा कि नहीं, ऐसे घूमते हुए किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो फिर ये अंदर से जाएगा और ये अंदर से आएगा, फिर इसमें मिलेगा, और फिर ये ऐसे करके अंदर जाएगा, इसमें ऐसे ये मिलते जाता है, ऐसे में इस प्रकार से क्या होगा, ये मिलते जाएगा और ये परिनालिका बनाएगा, ठीक है। अब दो इसमें क्या है समझना पहले, इस प्रकार से घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये अंदर से बाहर आ रहा है, देखो ये अंदर से बाहर आएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर से बाहर, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो अंगूठा का जो दिशा है, ये अंगूठा है, ये किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताया कि नहीं। तो ऐसे समझो, अब हम क्या करते हैं कि मान लो कि यहां धारा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो धारा की दिशा में अंगूठा ले लेते हैं, धारा की दिशा में अगर ये अंगूठा ले लेते हैं धारा की दिशा में ऐसे में, तो धारा की दिशा में लेते क्या होगा, ये अब अंदर से बाहर आएगा, मतलब ये मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो धारा की दिशा में अगर अंगूठा को लेते हैं तो उंगली किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है जी, तो इसको कल्पना करो ऊपर की तरफ अगर है तो ऐसे घुमा कर अगर देखोगे तो तुम्हारा ये इस प्रकार से आएगा, इसका डायरेक्शन ऊपर होगा, इसका नीचे होगा, इस प्रकार से घूमेगा ऐसे में। और यही डायरेक्शन सेम देखो यहां पर भी अगर हम करते हैं तो यहाँ पर तुम्हारा देखो क्या आएगा, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र, तो इधर तो ठीक है ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। अब इसका देखो ये जा रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पर तो ठीक है ऊपर की तरफ, यहो ऐसे घूम रहा है, यहो ऐसे घूम रहा है, दोनों सेम घूम रहा है, घूम तो दोनों सेम रहा है, ठीक है, लेकिन ये दोनों अगर देखोगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, और दोनों अपोजिट होने के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, क्योंकि करंट तो एक ही मान का है, करंट तो डिफरेंट नहीं हो रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है। मतलब चूंकि दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ पर ये ऊपर गया फिर यहाँ नीचे आएगा, फिर अपोजिट हो गया यहाँ पर, तो ये फिर निष्फल होगा, फिर देखो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। वैसे अगर हम यहाँ नीचे की तरफ भी आएंगे तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र अगर देखोगे तो यहाँ इसका उल्टा रहेगा, यहाँ नीचे है तो यहाँ पर ये क्या है, ऊपर है, चूंकि ये ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो फिर यहाँ पर तो वैसे उल्टी नहीं रहेगा, ये नीचे की तरफ तो ये ऊपर, तो फिर देखो यहाँ भी अपोजिट, हर एक जगह यहाँ पर क्या आएगा, अपोजिट होते चल जाएगा, और अपोजिट जब होगा तो उस केस में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, और इसके सतह पर एक भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बचेगा ऐसे में। और इसके बाहर में क्या है कि बाहर में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, नहीं के बराबर होता है ऐसे में। जो भी चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, देखो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन सबका सेम है, यहाँ पर भी देखो तुम्हारा डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पर भी देखो इस तरफ, सबका डायरेक्शन सेम आ जाएगा, सबका डायरेक्शन सेम आ रहा है कि नहीं, और सेम डायरेक्शन आने के कारण यहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है ऐसे में। अंदर में क्या है, सबका डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, जिसके कारण यहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और बाहर में
शून्य के बराबर हो जाएगा और सतह पर तो एकदम शून्य होगा। ऐसे में तो बाहर में परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न वैसा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बाहर दोनों है, दोनों यहाँ पे देखो, यहाँ पर से भी ई जाएगा तो देखो इधर दिशा में, सबका दिशा सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ई भी इसी दिशा में और ई भी इसी दिशा में, तो सबका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर मिलकर क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तो अंदर में क्या है, बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और बाहर समय क्या हो जाता है, शून्य होता है। तो ये परिनालिका के बारे में अभी हम समझाएं, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। अब हमको समझना है कि जो विद्युत क्षेत्र अंदर में उत्पन्न होगा उसका मान कितना होगा, उसका व्यंजक निकालना है। उसका हमको क्या निकालना है, व्यंजक निकालेंगे तो वो कितना आएगा ये निकालना है। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, अभी तक हम जो समझाएं, यहां तक कोई दिक्कत है जी? स्क्रीनशॉट कर लो फिगर का, अभी जो हम फिगर समझाए हैं का नाम मिटाएंगे, खाली एक फिगर रह देंगे, बाकी सब मिटा देंगे। हो सकता है कॉपी में सब नहीं होगा, कॉपी में इतना बने वो नहीं किए होंगे, यहां समझाने के उद्देश्य इतना बना दिए हैं। चलो अब मिटाते हैं सब। तो अब हम क्या करेंगे, परिनालिका में कितना फेरा है इसके बारे में हम मान लेंगे, ठीक है। कहते हैं माना कि अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब लिख देते हैं, पहले हेडिंग दे देते हैं, परिनालिका के कारण, परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब परिनालिका के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके लिए हमको क्या करना है, मान लेंगे, माना कि परिनालिका से, परिनालिका में आई विद्युत धारा, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। इसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं, माना कि परिनालिका में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या मान लेते हैं n, बड़ा का n मान ले, ठीक है। परिनालिका की लंबाई में मान लेते हैं, परिनालिका की लंबाई, इसका लंबाई मान लेते हैं l, मतलब यहां से यहां तक का लंबाई कितना मान लिए, l मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं प्रति एकांक, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को मान लेते हैं छोटका n। प्रति एकांक लंबाई मतलब समझते हो, मतलब 1 सेंटीमीटर लिए तो 1 सेंटीमीटर में कितना फेरा होगा, अगर 1 मीटर लिए तो 1 मीटर में कितना फेरा होगा। टोटल लंबाई में नहीं देखना, मतलब एकांक लंबाई में देखना। और एकांक लंबाई की बात कभी भी हो जाएगा जिसको हम फेरों का घनत्व बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेरों का घनत्व क्या है, मतलब कितना सघन है, तो फेरों के घनत्व को ही बोलते हैं प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो फेरा का जो घनत्व होगा
दो टोटल घनत्व को इसके लंबाई से अगर भागा देंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, फेरो का घनत्व आएगा, तो n बटा एल आएगा, आएगा कि नहीं। फेरो का अगर हमको घनत्व निकालना है तो टोटल फेरो की संख्या को उसके अगर लंबाई से भागा दे देंगे तो याद आएगा ना कि 1 सेंटीमीटर में कितना फेरा है जी। जैसे मान लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1000 फेरा है, 100 सेंटीमीटर में 1000 फेरा है, आया समझ में। तो हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर में कितना फेरा होगा, तो ये 100 से कहां पड़ता, भागा ही पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। तो 10 फेरा आएगा, तो ये 10 को हम बोलेंगे छोटका एन, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फेरो का लंबाई घनत्व बोल सकते हैं, ठीक है, या फेरो का घनत्व बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मान लिए कि प्रति एकांक लंबाई में फेरो की संख्या कितना है, तो इसको मान लिए एन माने, और एन का मान निकल गया एन बाई एल निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको लूप लेना पड़ेगा, ऐसे में एक लूप का चयन करेंगे। तो अब हम फिगर पर आ रहे हैं, तो प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या है, ये है, बहुत सारे समांतर रेखा रहेगा, रहेगा कि नहीं, ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा ना, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रणालिका के अंदर में रहेगा। तो मान लो हम चुंबकीय क्षेत्र का दिशा यहां पर हम बना दिए प्रणालिका के अंदर, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा लिखा हुआ इसका हम आधा भाग लिए हैं, पूरा भाग पर निकालना संभव नहीं है, ठीक है, मतलब इसके आधा भाग पर ही कैलकुलेट करके हम पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमको इसको डायरेक्शन दिखाने के लिए ऐसा लिए हैं, इसको हम बीच में कटिंग कर दिए हैं। अब यहां पर से हमको एक लूप लेना पड़ेगा, और लूप हम ऐसा लेंगे जो अंदर तक हो और बाहर भी हो, अंदर भी और बाहर में भी हो, ताकि सब जगह से हम कुल विद्युतीय क्षेत्र हम प्रणालिका निकाल सके। तो देखो ये तुम्हारा अंदर में है, और ये तुम्हारा यहाँ पर आएगा तो सतह में हो जाएगा, सतह पर होगा कि नहीं, और ये तुम्हारा कहाँ हो जाएगा, बाहर में। तो ये रेखा सतह पर आएगा, ये तुम्हारा अंदर में आएगा, और ये रेखा बाहर में आएगा। तो मान लेते हैं कि PQRS एक हम क्या ले लिए, एक लूप ले लिए, क्या ले लिए, लूप ले लिए हैं। और इस ऐसा जरूरी नहीं, लूप के मतलब होता है बंद होना, ऐसे में चाहे गोल रहे चाहे चरखुट रहे, खाली बंद होना चाहिए, इसको बोलेंगे बंद लूप, ऐसे में। तो लूप के मतलब जो चारों तरफ से बंद हो गया उसको बंद लूप बोलते हैं। तो ये आपका हम एक लूप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक लूप ले लिए, और हम इस लूप में निकालेंगे और इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे में। अब देखो इस लूप पर ही हमको क्या करना है, एक डीएल लंबाई का लेना है, ऐसे में। इस लूप का एक छोटा सा भाग ले लिए, इस लूप का क्या लिए है, डीएल मान लो यहां पर है, फिर डीएल यहां पर भी हो सकता है, डीएल यहां पर भी हो सकता है, डीएल यहां पर भी हो सकता है, चारों पर हो सकता है। तो यहां पर डीएल जब रहेगा तो बताओ यहां चुंबकीय क्षेत्र का दिशा भी क्या है, अगर यहां पर डीएल हम ले रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का भी दिशा तो इसी तरफ नहीं है जी, ये भी इसी तरफ है। तो बताओ डीएल और बी के बीच में कोण कितना बनेगा, क्योंकि ये तुम्हारा बी है और डीएल भी इस दिशा में है और डीएल भी इसी दिशा में है, और जब दोनों एक ही दिशा में होगा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा थीटा पर कितना आएगा, 0 डिग्री, ऐसे में। अब अगर मान लो कि डीएल यहां पर रहता, डीएल को अगर हम यहां पर ले लेते हैं तब क्या होगा, तो डीएल क्या है कि ऊपर की तरफ है, लंबवत है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इस तरफ है। तो यहां पर थीटा पर कितना होगा, 90 डिग्री, कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहां पर अगर आएंगे तो मान लो कि डीएल अगर यहां पर भी अगर हम लेते हैं तो डीएल वो यहां पर लेने से हमको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर बी का मान 0 होता है, बाहर में बी का मान कितना होता है, 0। तो हमको थीटा से कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहां पर भी आएंगे तो थीटा कितना होगा, 90 ही होगा। ये नीचे की तरफ है तो ये ऐसे जा रहा है, तो यहां भी थीटा कितना लेके चलेंगे, 90 डिग्री लेके चलेंगे। तो यहां पर थीटा बराबर 0, यहाँ पर थीटा 90, यहाँ पर थीटा बी बराबर 0, यहाँ पर थीटा कितना लेके चलेंगे, 90 लेके चलेंगे, तब जाकर के हम निकालेंगे यहां पर से चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं ज्ञात करने के लिए, माना कि PQRS, ऐसे नहीं लिखो, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक PQRS
बंद लूप की बंद लूप का कल्पना करते हैं, या लूप लेते हैं, बंद लूप लेते हैं, लिख दो ना, ठीक है। डीएल लूप का डीएल लूप का एक अल्पांश है, अल्पांश है। तो डीएल जो है वो लूप का अल्पांश ले लिए, ठीक है। तो डीएल हो गया लूप का अल्पांश। अब इसके बारे में समझना, तो लिखेंगे, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, या फिर इसका नियम लेके चलो। सबसे पहले आपका एम्पियर का प्रणाली का परिपथीय नियम बताए थे, उसी के ले लो, सबसे अच्छा रहेगा। इसलिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से, तो बताओ एम्पियर के परिपथीय नियम क्या कहता था। यहां पर इंटीग्रेशन लेते थे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे कि नहीं। यहां पर लिखाएगा बी और यहां लिखाएगा डीएल इक्वल टू क्या होगा, म्यू नोट इंटू विद्युत धारा, करंट लिखाएगा कि नहीं। लेकिन ये करंट कितना है, तो हर एक फेरा के लिए करंट अलग मतलब हो रहा है ना, तो सब करंट वहां पर जुड़ेगा, ऐसा सब करंट क्या हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिग्मा का साइन दे देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं आई, मतलब यहाँ पर बहुत सारे फेरा है, इसलिए हम क्या दे रहे हैं, सिग्मा का साइन दे रहे हैं और वहां पर क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं। तो दो आई करंट जा रहा है एक फेरा से, तो बताओ एन फेरा से कितना करंट जाएगा, एन आई। अरे एक फेरा से आई करंट, तो एन फेरा से क्या करंट, तो एन आई होगा कि नहीं। अब यहां से हम इसको तोड़े, यहां पर लिख देंगे पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस कहा लिखे, इसलिए कि आपका जो लूप लिए वो पी क्यू आर एस पर निकाल रहे हैं कि नहीं। अब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो तीन भाग में हम तोड़ रहे हैं, तो यहां देखो क्या आएगा तुम्हारा, और सबको हम डॉट प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यहाँ पर वो पहले लिखते हैं पी क्यू, क्या लिख रहे हैं, ये पी क्यू ले रहे हैं, तो लिखाएगा पी क्यू, और दो पी क्यू इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो तो क्या लिखाएगा, बी डी एल कोस थीटा, लिखाएगा कि नहीं। फिर हम लिखेंगे, इसको और तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये पी क्यू पर अब हुआ, उसके बाद क्या आएगा, क्यू आर, तो इसको हम क्यू आर में तोड़ेंगे, तो यहाँ लिखा क्यू आर, तो इसको तो ये तो सबके लिए सेम है जी, इसको लिखेंगे बी डी एल कोस थीटा, यहाँ पर भी होगा। अब दो सबके लिए थीटा का मान चेंज होते जाएगा, ऐसे में यहाँ पर थीटा लिख सकते हो, यहाँ पर तो जहाँ लिखेंगे यहाँ पर थीटा पर, यहाँ पर कितना है 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा पर कितना है 90 डिग्री, ये आपको बगल में ही लिख देना है ताकि समझ में आए, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे, इसमें अगर हम आते हैं तो यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको क्या, आर एस लेना पड़ेगा, तो ये आर एस हो गया, तो यहाँ पर लिखाएगा बी डी एल कोस थीटा। तो यहाँ पर बताओ थीटा, यहाँ थीटा की जरूरत भी नहीं है, यहाँ मेन बी की जरूरत है। यहाँ पर बी का मान कितना है 0, और जैसे बी 0 होगा तो पूरा 0 कर देगा, करेगा कि नहीं। उसके बाद तुम्हारा वो बच गया, ये ला बच रहा है, अब कहाँ गया, ये ला बच रहा है, एस पी बच रहा है, तो यहाँ पर भी बी डी एल कोस थीटा लिखाएगा, और यहाँ पर थीटा पर लिखेंगे 90 डिग्री। अब बताओ करंट कितना हुआ, यहाँ पर सिग्मा आई लिखे हुए हैं, तो ये आई जो है एक फेरा के लिए है, तो एन फेरा के लिए कितना होगा एन आई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर म्यू नोट एन आई लिख सकते हैं कि नहीं, चूंकि फेरों की संख्या हम कितना माने एन, और एक फेरा में आई करंट गया है, इसका मतलब एन फेरा में कितना जाएगा, तो म्यू नोट एन आई लिखाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक में दिक्कत है जी कुछ तो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। अब ज्यादा नहीं है, अब अंतिम छोर में पहुंच गए हैं, हालांकि 1 घंटा लग गया समझाने में, लेकिन नहीं समझाते तो समझ में भी नहीं आता, दिक्कत ये है, इसलिए समझाना जरूरी था। क्या जी, तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है, म्यू नोट एन आई, तो मिटा देते हैं।
में लिखना पड़ता है, इसमें समय खत्म हो जाता है। तो देखो यहां पर समझना, अब थीटा बराबर अगर 0 लेंगे तो बताओ थीटा का मान अगर 0 रहेगा तो cos थीटा का मान कितना होता है? cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब रुक जाओ, दो यहां समझना पहले। यहां पर हो गया पी क्यू बी डी एल कॉस, यहां पर थीटा बराबर 0 लिख रहे हैं, और जब थीटा बराबर 0 लिखे तो cos 0 का मान कितना होगा? 1। और यहां पर आपका b बाहर हो जाएगा, b क्या हो जाएगा? b को आप बाहर कर सकते हो, मतलब b को बाहर किए, यहां पर लिखाया पी क्यू और यहां पर लिखाएगा आपका डी एल, लिखाएगा कि नहीं? इतना लिख सकते हैं। उसके बाद देखो यहां पर थीटा का मान 90 है तो cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो ये हो जाएगा, सीधे 0 लिखेंगे। यहां पर b बराबर कितना है, तो अगर b ही 0 हो गया तो पूरा क्या कर देगा? 0 कर देगा, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। यहां भी थीटा का मान कितना है? 90, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? म्यू नोट एन आई खाली बच रहा है, म्यू नोट एन आई बचेगा कि नहीं? अब देखो बताओ, अब इसको हमको डीएल को इंटीग्रेट करना है, तो बताओ परिनालिका की लंबाई हम कितना माने थे? एल। इसको पूरे परिनालिका में इंटीग्रेट करेंगे, हम करेंगे कि नहीं? क्योंकि परिनालिका की लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई कितना है? एल है। तो बताओ यहां से पी क्यू की लंबाई अगर पूरे परिनालिका में अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसका भी लंबाई कितना आएगा? एल आएगा। उस स्मॉल भाग को क्या करना है, हमको इंटीग्रेट कर देना है पूरे में, और जब पूरे में इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि इसका लंबाई हम एल माने हैं तो एल ही आएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? एल आएगा। इंटीग्रेट करेंगे तब तो लिखाएगा बी इंटू, यहाँ लिख सकते हैं या फिर बी एल लिख देते हैं, तो बी एल इक्वल टू कितना आया? म्यू नोट एन आई आएगा। तब यहां से हम निकालेंगे बी बराबर, तो एल कहाँ आएगा? भागा में, लिखाएगा म्यू नोट एन आई बटा एल। अब देखो ये भी तुम्हारा आंसर सही है, ये भी आपका आंसर है, या फिर हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नोट। अब जाओ दो, हम इसके पहले लिखे थे एन बराबर एन बटा एल लिखे थे एन बराबर एन बटा एल लिखे हैं, तो एन बटा एल के जगह पर हम छोटका एन रख सकते हैं कि नहीं? एन बटा एल के जगह पर हम छोटका एन रख सकते हैं, तो यहाँ म्यू नोट लिखाएगा और एन बटा एल की जगह पर छोटका एन लिखेंगे और यहाँ पर आई होगा। तो ये भी आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ये भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपका परिनालिका का सॉल्यूशन हो गया है। अब आप लोग पूछ सकते हो पी क्यू आर एस, ये लूप लिखे हैं जी, यहां से यहां तक का लिमिट दिए हैं पी क्यू। ये पी क्यू आर एस लूप को दिखाए हैं, जो लूप लेके चले हैं। तो और कहीं पूछना है जी? ऐसे में यहां तक में कोई दिक्कत है? तो अब 5 मिनट समय है, हम चाहते यानी इसको बताने में हमको लग जाएगा आधा घंटा, तो अगला टॉपिक नहीं हो पाएगा। कल है पढ़ लेना, आप कल 2 टॉपिक पढ़ा देंगे। कल का टॉपिक छोटा छोटा 2 टॉपिक रहेगा, कल 2 टॉपिक हो जाएगा। परिनालिका थोड़ा सा लंबा हो जाता है ऐसे में, आज थोड़ा 5 मिनट कम ही पढ़ो, कल 2 टॉपिक होगा। क्या प्रीतम प्रीतम कर रहा है जी? हम नहीं समझ रहे हैं। मैसेज भी कुछ आ रहा है क्या? ये 100% समझ में आ गया है? रंजित कुमार समझ में आ गया जी? हाँ 100%। अब इतना मेहनत से समझाए तब उन्हें समझ में आ रहा, तब तो दिक्कत है ना जी। आज समझाए 1 घंटा तो 30 में लग ही जाता है परिनालिका सब समझाने में। समझ गया? तो चलो हो गया, आप कल पढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? आज 5 मिनट पहले छोड़ दे रहे हैं।